गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, सभी को नमस्ते। 3D मेंस्ट्रुएशन का एक क्लास हो चुका है। अगर आप में से कोई भी भैया साथी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। 80% क्वेश्चंस को पेपर में देखते के साथ 2 सेकंड में उड़ाने का आपके सामने ट्रिक दे चुका हूं। अब बचा 20% कि 20% के क्वेश्चन होगा उसे कैसे टैकल करेंगे। तो वो 20% के कारण मुझे पूरा मेंस्ट्रुएशन 3D को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन 80% जो क्वेश्चंस होंगे, जिसको क्वेश्चंस को देखते के साथ आपको उड़ा के आ जाना है, उसका बात एक ही वीडियो में मैंने पूरी काम तमाम कर दिए हैं। आइए अब हम जो 20% के क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे थे कि सर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, आज जो 20% सेक्शन है उसके लिए आज से मेंस्ट्रुएशन 3D को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन 3D में सबसे पहले मान लेते हैं कि एक घनाभ क्यूबॉइड की बात करते हैं। सबसे पहले घनाभ से शुरू करते हैं। अब देखिए ये मेंस्ट्रुएशन 3D में घनाभ क्यूबॉइड, ये हमारा एक घनाभ है। इसी तरह से समझते हैं। ये हो गया लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। h हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने फेस होते हैं, मतलब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने फेस होते हैं, जिसे हम सतह बोल सकते हैं, इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, मतलब कितने इसके कोण होते हैं, और आपसे यह भी पूछ सकता है कितने इसके किनारे होते हैं, मतलब किसी भी घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा बॉक्स ले लेता हूं, घनाभकार बॉक्स ले लेते हैं। अब ये देखिए अपने पास एक बॉक्स है, इस तरह की बॉक्स। इसमें कितने सतह होते हैं, फेस कितने हैं? देखिए एक, जस्ट इसका अपोजिट 2, 3, 4, 5 और इसका अपोजिट 6। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी क्यूबॉइडल शेप में, किसी भी घनाभकार आकृति में फेस की संख्या होती है 6। मतलब इसमें जो सतह होते हैं उसकी संख्या हो गया 6। अच्छा, इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स को बोलते हैं कोना, कोना बोलते हैं कोना। अब देखिए एक कोना यहां दिख रहा है, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो इसमें 8 कोने होते हैं। मतलब यहां से वर्टेक्स समझ जाइए कि कोने होते हैं 8। अब एज के बारे में समझिए कि किनारा क्या होता है। किनारा को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये देखिए एक किनारा ये है एज, दूसरा एज दिख रहा होगा, तीसरा एज दिख रहा है, ये चौथा एज दिख रहा है ये। इसी तरह से 5वां एज, छठा एज, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मतलब किसी भी घनाभकार आकृति में जो एज की संख्या होती है वो होती है 12। तो ये बात पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे यूलर्स लॉ बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। अब यूलर्स थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। यूलर्स ने एक थ्योरम दिए जिसमें यह बताया गया कि फेस प्लस वर्टेक्स, समझिएगा, फेस मतलब सतह प्लस वर्टेक्स माइनस एज, ये हमेशा 2 के बराबर होगा। फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2। इस बात को दिमाग में, मेमोरी में रख लीजिएगा, कहीं भी दिमाग के कोने में, कि फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स
माइनस एज इक्वल्स टू 2 होता है। इस बात को दिमाग में अपन को रखनी है। अब समझिएगा, एग्जाम में इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। पेपर में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस कैसे बनेगा समझ जाइए। पेपर में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चंस बन जाएगा कि अगर आपको दे दिया कि फेस की वैल्यू, समझने का प्रयास करेंगे, फेस की वैल्यू यहां से दे दिया है 10 और इसके बाद समझने का प्रयास करिए, आपसे एज पूछ लेगा कि एज की वैल्यू कितनी होगी, एज बताइए। वर्टेक्स की वैल्यू दे दिया है, वर्टेक्स की वैल्यू दे दिया है 15। तो आपको अगर फेस दिया है मतलब सतह दिया है, एज कैलकुलेट करना है, वर्टेक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लगा दीजिए यूलर्स फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज की वैल्यू 2 के बराबर होगा। अब ये जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, ये यूलर्स का दिया हुआ फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। लास्ट बार अभी देखे थे कि अगर हम 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो यूलर्स ने कोई गलत बात नहीं बताया, सही बताया कि फेस में वर्टेक्स को जोड़ दो, एज को घटा दो तो हमेशा 2 के बराबर आएगा, ऐसा यूलर्स ने बताया था। तो अब ये सेम चीज को यहां पर अप्लाई कर दीजिए कि फेस की वैल्यू दिया हुआ है 10, वर्टेक्स की वैल्यू दिया है 15 और एज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो एज को वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो 25 में से 2 गया 23, मतलब एज का मान आ जाएगा 23। 23 लगा के आगे बढ़ जाइएगा तो एज की वैल्यू बनेगा 23। तो आई होप अगर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं तो आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे उसको मार्क करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भी बातें समझते हैं, धीरे धीरे हर वो बातें होंगी, बस अच्छे तरह से सारी बात को समझते चलिए, एक एक बात को प्रॉपर अच्छी तरह से समझते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, काम की बातें जो भी लगे उसको लिखते चलिए। अब ये हमारा घनाभ हो गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है h। अब आपसे कोई पूछे कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपसे सबसे पहले तो सिंपल एक बात समझ जाइए, अगर आपसे कोई पूछे कि घनाभ का आयतन कितना आएगा, मतलब घनाभ का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, आयतन क्या होगा, तो किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D फिगर का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब बेस का एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस में हाइट का गुणा कर दीजिए, ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। एरिया ऑफ बेस में अगर हम ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी घनाभकार आकृति है तो आप ये समझिए कि इसकी आधार क्या रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर बेस तो इसका एक आयत रहा होगा, एक रेक्टेंगल रहा होगा, तो रेक्टेंगल इसकी आयत रही होगी, एक आयताकार आकृति इसकी बेस रही होगी, इसकी आधार जो रहा होगा वो एक आयताकार आकृति रही होगी, बेस रहा होगा आयत, तो उसकी एरिया होती है लंबाई गुणे चौड़ाई। जल्दी से बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट का, इसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक चीज समझ आया कि किसी भी घनाभकार का क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा उसकी फॉर्मूला हो जाएगा LBH, LBH। अब समझने का प्रयास करिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगा, आखिर हम इसका इकाई क्या लिखेंगे। तो इसके यूनिट को समझिए कि अगर लंबाई है तो लंबाई की कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मान लो सेंटीमीटर में है, ये भी ब्रेथ है, चौड़ाई तो सेंटीमीटर में है, ऊंचाई भी है तो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर 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 जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, जब तीन चीज मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है तो पावर एडिशन में हो जाता है, तो ये बन जाएगा x का क्यूब। इसी तरह से
सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो इसका यूनिट बनेगा यूनिट का क्यूब, मतलब जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब, इसी को हम बोलते हैं घन इकाई, घन इकाई। अब ये यूनिट का क्यूब का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर में होता तो मीटर का क्यूब, तो जिस भी यूनिट में दिया रहेगा उसका क्यूब कर देंगे, घन इकाई या घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरह से हम इसके यूनिट को लिखते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला आपके सामने L इंटू बी इंटू एच, कैसे आया है, इसकी बेस का एरिया इंटू हाइट। किसी भी 3 डिग्री का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि बेस का क्षेत्रफल में ही हमें हाइट का मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके वो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है। इसी तरह से एक चीज और समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसको इमेजिन करिए, और 4 दीवार कौन से होंगे, केवल ऊपर वाला जो रूफ दिख रहा है और नीचे वाला जो फ्लोर दिख रहा है, इसको छोड़ के जो आपके सामने 4 दीवार दिख रहे हैं, इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला दिमाग में सेट करके रखिएगा, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। हिंदी में बोले तो 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से एक बात और समझने का प्रयास करिएगा, अगर मैं एच को यहां पर लिख देता हूं, एच को पहले लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई को बोलते हैं परिमाप या परिधि। परिधि किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर के लिए होता है, तो हम यहां पर परिमाप पेरीमीटर बोल देते हैं। तो अगर ऊंचाई में, हाइट में पेरीमीटर से इंटू कर दें, पेरीमीटर मतलब परिमाप से गुणा कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला कि 2 इंटू हाइट एल प्लस बी, या इसी को लिख सकते हैं ऊंचाई गुणे परिमाप। परिमाप किसका, जो बेस होगा, जो आधार होगा। आधार में यहां पर अब बताइए, अगर घनाभकार आकृति है, क्यूबॉइडल सरफेस है, कोई क्यूबॉइडल हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो उसकी बेस क्या बनेगा, आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल की परिमाप क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी में अगर एच का इंटू कर दे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, या इसी को हम यहां पर बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हिंदी में इसमें बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक घनाभकार में, आकृति में, या एक घनाभकार घर में 6 सतह होते हैं, तो उसकी अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हिंदी में वो लिख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जैसे ये हमारे पास, समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपके सामने एक घनाभकार आकृति बना रहा हूं, एक घनाभकार आकृति बना लेते हैं और फिर हम इस पे एनालिसिस करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक घनाभकार आकृति बन गया। अब ये घनाभकार आकृति हमारे पास बन चुका है। समझने का प्रयास करिए कि ये इसकी लंबाई हो गई,
ये वाला चीज समझने का प्रयास करिए। ये इसकी चौड़ाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गया h। क्लियर है यहां तक? LBH, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कैसे हुआ, देखिएगा। सबसे पहले आप समझिए एडजेसेंट, एडजेसेंट फेस होते हैं, एडजेसेंट फेस, इसको बोलते हैं आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं या आसन्न सतह बोल सकते हैं। समझने का प्रयास करिए कि आसन्न सतह कौन कौन से होंगे। 3 आसन्न सतह है। ये सामने वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए आसन्न सतह का एक सरफेस ये दिख रहा है। दूसरा ये देखिए इसी से जुड़ा हुआ है ये वाला सतह। तीसरा ऊपर वाला देखिए, ये भी तीनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। मतलब ये तीनों जो दिख रहे हैं ये आसन्न सतह है, मतलब एडजेसेंट फेस है। अब एडजेसेंट फेस के बारे में समझते हैं कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूंगा सामने वाला का, तो सामने वाला का एरिया बनेगा लंबाई और ऊंचाई, तो L इंटू H। जो चीज यहां दिख रहा है इसके पीछे बैक में भी सेम चीज दिखेगा, मतलब LH 2 बार आएगा प्लस। अब यहां देखिए ये हमारा B हो गया, ये H हो गया, तो BH और BH इसके सामने भी हमारा यही सेम चीज दिखेगा, तो ट्वाइस कर दीजिए। इसी प्रकार से सेम। अब यहां समझने का कोशिश करिएगा आप लोग कि अगर हम बेस वाला बात करें कि नीचे जो लिखा हुआ है ये L हो गया और ये B हो गया, तो LB, LB 2 बार लिखा हुआ है तो ट्वाइस LB। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो इसी चीज को सिस्टम में लिख लेते हैं LB, ताकि याद अच्छे से रहे, BH और HL। तो ये देखिए हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कैसे याद रहेगा एग्जाम में, ऐसे समझिएगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए ट्वाइस L में B का इंटू कर दीजिए LB, इसी तरह से B में H का इंटू कर दीजिए BH प्लस H में L का इंटू कर दीजिए HL, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरह से आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आप लोग बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए इसी तरह से कुछ और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब हमारे पास ये एक प्रकार का घनाभकार आकृति है, ये हमारा घनाभकार आकृति है। समझने का प्रयास करिएगा, ये घनाभकार आकृति है। अब इस घनाभकार आकृति में अगर ये पूछे कि मैक्सिमम कितने लंबाई का हम रॉड रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने लंबाई का आप एक रॉड रख सकते हैं, तो यहां से समझिएगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, तो यही लंबाई का मैक्सिमम रॉड आप प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसी को हम बोलते हैं D। क्या बोलते हैं? D। D का मतलब होता है डायगोनल, D का मतलब हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। डायगोनल को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब इस विकर्ण की जो वैल्यू बनेगा रूट अंडर L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब ये चीज कैसे आया ये भी आप समझ सकते हैं बड़े आसानी से। आप समझिए ये लंबाई रहा होगा L और ये इसकी चौड़ाई रही होगी B। तो सबसे पहले अगर हम इनको जोड़ दें तो इसका डायगोनल बनेगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर से इसकी ऊंचाई दिख रहा होगा, ये देखिए ऊंचाई दिख रहा है। तो मेरे प्यारे साथी अगर हम फिर से इसको निकालें तो इसका स्क्वायर करिएगा प्लस H स्क्वायर करिएगा तो ये कट जाएगा, तो D की वैल्यू बनेगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें डायगोनल प्राप्त होता है। तो सिंपल आपको विकर्ण की फॉर्मूला याद रखना है,
कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जितना विकर्ण की लंबाई होती है उतना ही मैक्सिमम आप रॉड या छड़ या बांस या छड़ी इस कमरे में रख सकते हैं। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक घनाभकार कमरा है, एक क्यूबॉइडल शेप का घनाभकार कमरा जिसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर ले लेते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। अब आपसे पूछ ले कि इसका विकर्ण कितना होगा, मतलब इसमें कितने मैक्सिमम लंबाई का बांस रख सकते हैं। एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, ऊंचाई दिया है 6 मीटर। आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितने लंबाई का रॉड रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने लंबाई का रॉड रख सकते हैं, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 100 प्लस 64 प्लस 36, तो रूट अंडर 200। अब इस 200 को लिख सकते हैं 100 गुणे 2, तो 100 का वर्गमूल बन जाएगा 10, 100 रूट 2, 100 रूट 2 यहां पर मीटर। तो जो मैक्सिमम लंबाई का हम छड़ रख सकते हैं उसकी लंबाई होगा 10 रूट 2। अब एक बात समझने की आपको जरूरत है कि विकर्ण जो होता है, ये जो विकर्ण है डायगोनल है, एक लंबाई है, ये देखिए एक लंबाई है, ये एक डिस्टेंस है, एक लंबाई है। और जब डिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट बनेगी, इसकी जो इकाई बनेगा, इसका जो इकाई बनेगा वो बनेगा यूनिट ही। अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, तो जो यूनिट होगा वही इसकी इकाई बन जाएगा, क्योंकि ये सिंबल एक लंबाई है, साधारणतः ये एक लंबाई है। और अगर एरिया की बात किया जाए, जहां पर भी एरिया वर्ड आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, जब भी एरिया वर्ड आ जाए तो इसकी जो यूनिट बनेगी, यहां से समझ जाइए, इसकी जो यूनिट बनेगा वो बनेगा यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर या बोल सकते हैं वर्ग इकाई। कभी भी अगर क्षेत्रफल दिख जाए तो समझ जाइएगा इसकी यूनिट बनेगा वर्ग इकाई या यूनिट का स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टामीटर स्क्वायर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा उसका स्क्वायर बनेगा। चलिए, अब यहां तक मुझे लगता है सभी भाई अच्छे तरह से बातों को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी भी भाई के साथ नहीं है। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरह से समझने का प्रयास करिएगा। अब एक बहुत ही सुंदर सा मजेदार सा बात समझा रहे हैं, उस बात को बहुत ही शिद्दत के साथ समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपके सामने एक घनाभ बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। एक मैं आपके सामने क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया, ये देखिए हमारा क्यूबॉइड रेडी हो गया। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। क्लियर है यहां तक? अब मेरे प्यारे भाई एक इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक्स आता है, ये दिया हुआ है। ऐसा मान लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तो तीनों को जोड़ने के बाद दिया हुआ है कि एक्स है, ये पेपर में गिवन होगा। अब मेरे अपने मर्जी से मैंने क्या किया कि इसको स्क्वायर कर दिया, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई स्क्वायर यहां भी कर दिए तो इधर भी कर दिए। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? समझने का प्रयास करिएगा, सभी भाई मेरे बहुत ध्यान से समझेंगे, एकदम अच्छे तरह से समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए सब लोग, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल जो होता है, इसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, विकर्ण बराबर डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं, डायगोनल को डी से बताते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा डायगोनल का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को डायगोनल का स्क्वायर बता सकता हूं। तो किसी भी विकर्ण का स्क्वायर, घनाभकार विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी घनाभकार आकृति के विकर्ण का जो स्क्वायर प्लस टी एस ए, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि बड़े आसानी से आप सारी बातों को समझ रहे होंगे और बहुत ही इजी से, आसानी, सिंपल वे में आप इन बातों को दिमाग में रखेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला किन किन बातों को रिलेट करता है, इसको भी समझ जाइए कि किन किन बातों को रिलेट करता है। डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। एक्स क्या है? एक्स है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, अगर इन तीनों का सम दिया हो तो आप इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। आइए और भी बात हम कुछ करते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। कई बार पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बने हैं, तो इस क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छे तरह से इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर बैठाने का प्रयास करिएगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, आपके सामने एक घनाभकार कमरा है जो कि घनाभकार रूप में है, क्यूबॉइडल रूप में है। ये देखिए, एक घनाभकार कमरा है, इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है। अब आप लोग समझने का प्रयास करिए कि इसके 3 एडजेसेंट फेस हैं, 3 एडजेसेंट फेस, 3 एडजेसेंट फेस हैं जिसका क्षेत्रफल, 3 एडजेसेंट फेस का एरिया, क्षेत्रफल x, y, z है। अब 3 जो एडजेसेंट फेस है इसका एरिया दिया है x, y और z। सपोज करते हैं कि ये सामने वाला का एरिया दे दिया है x, ऐसा मान लेते हैं, ऊपर वाला का एरिया दे दिया है y और ये वाला एरिया दे दिया है z। सपोज करिए कि जिसे हम x बोल रहे हैं, ये x कैसे बना होगा? सामने वाला मतलब ये देखिए लंबाई और ऊंचाई, तो L इंटू एच, L में अगर h का इंटू करेंगे तो ये बनेगा x। इसी तरह से y कैसे बना होगा? y बना होगा लंबाई L इंटू बी, अगर हम लंबाई में b का इंटू करें तो y बनेगा। z कैसे बना होगा? z बना होगा ये देखिए b इंटू एच, मतलब b में h का इंटू हुआ होगा तो ये बना होगा z। अगर हम इनको आपस में इंटू करें तो ये बन जाएगा L स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर इंटू x y z। L B H
तीनों पे स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझिए, अभी लास्ट जब शुरुआत हुआ था तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था। क्या बताया था उसको समझ लेते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड के लिए, किसी भी घनाभ के लिए उसकी जो आयतन होती है, उसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को भी से बताते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो L इंटू बी इंटू एच ये चीज अपन ने सीखे हैं। तो बताइए L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को मैं बी बोल सकता हूं, वॉल्यूम बोल सकता हूं। तो वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो हमें अगर केवल आयतन निकालना हो, केवल वॉल्यूम निकालना हो, मतलब केवल आपको आयतन चाहिए, तो केवल अगर वॉल्यूम निकालना हो तो स्क्वायर उधर चला गया तो बनेगा रूट अंडर एक्स वाई जेड। तो वॉल्यूम बराबर बन जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कई बार पेपर में क्वेश्चंस बनाए गए हैं, कई बार इस पे डायरेक्ट सवाल बनाए गए हैं। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि किसी भी घनाभ के लिए, किसी भी क्यूबॉइड के लिए अगर तीन एडजेसेंट फेसेस का एरिया, क्षेत्रफल आपको दिया हो और आपसे अगर वॉल्यूम पूछ ले तो सिंपली रूट अंडर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि पेपर में बने हुए हैं, आप देखिए उन क्वेश्चंस को समझिए, ताकि आपके अंदर जो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं, उसको देख के थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से सवाल पूछे जाने की आपसे आशा है। अब यहां समझिएगा, ये देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। यदि घनाभ के तीन आसन फलक, फलक को ही हम सतह भी बोलते हैं, तीन आसन्न सतह, आसन्न मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, का एरिया क्षेत्रफल एक्स वाई और जेड हो तो आयतन कितना होगा। अब आयतन पूछा है मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर ये जितने भी सतह है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कोई दिक्कत, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। चलिए इसी तरह से कुछ और भी नगमे दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे बने, जो काम की होगी वो चर्चा में अभी शामिल करेंगे। जो चीज अभी आपको मुझे बताना है वो चीज क्वेश्चंस ही अभी डिस्कशन में रखेंगे। जितनी बातें होगी उतना ही क्वेश्चंस में शामिल करना है। चलिए अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा, एक बात और डिस्कस करते हैं आप लोगों से, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, क्यूबॉइड की तीन आसन्न सतह की तीन आसन्न सतह या आसन्न भुजा का क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वॉल्यूम क्या होगा। कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसके तीन सतह, तीन फलक है, तीन सतह है, और ये तीन फलक का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा कि वॉल्यूम कितना होगा। अब समझने का एक चीज प्रयास करेंगे कि आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो सिंपली ऐसे समझिए
जैसी वॉल्यूम पूछा 3 फलक का क्षेत्रफल था, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया कि v बराबर रूट अंडर फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल, यही समझाया था। फलक के क्षेत्रफल का गुणनफल, जितने भी फलक का एरिया होगा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर यहां से 12 गुणे 15 गुणे 20, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा रूट अंडर 15 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो यहां से 300, 12 3 36, तो यहां से समझने का प्रयास करिएगा, ये 3600 बन जाएगा। कितना बनेगा? 3600 बन जाएगा, क्योंकि ये तो 300 ऐसे ही बन रहा है। और 3600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 60, अर्थात मतलब हुआ कि जो इसका वॉल्यूम बना होगा वो बना होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो यूनिट होता है वो होता है घन इकाई या घन सेंटीमीटर, ऐसे बोले, या सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरह से, एक एक बात आपके दिल और दिमाग में सेटल होते जा रहा होगा। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपके सामने दे दूं कि एक हमारे पास घनाभ है, एक हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का आकृति है, यहां से देख लीजिए, ये क्यूबॉइडल शेप का एक आकृति बना दिया हमने। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है h। क्लियर है? l हो गया, b हो गया, h हो गया। अब 3 लगातार, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को अगर आप दिमाग में सेटल करते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए ये चीजें आसान है, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएंगी। यहां पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी हम पिछले बात में, यहां पर कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है ये, जिस तरह से अभी लास्ट में एक बात हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताए थे, उसी प्रकार से 3 आसन्न, 3 एडजेसेंट फेसेस का जो डायगोनल है, विकर्ण है, डायगोनल एक्स वाई तथा जेड है। कहने का मतलब समझिएगा कि 3 एडजेसेंट फेस है, एक सामने वाला, एक यहां ऊपर वाला, और एक देखिए साइड में। एक का डायगोनल x मान लेते हैं, ये देखिए हमारा x हो गया। तो x बराबर कैसे निकलेगा? x का मान हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? इसी तरह से y को अगर मैं मान लेता हूं कि y जो है हमारा इस प्रकार से, समझिए ध्यान से, इस वैल्यू को ले लेते हैं कि y जो है कुछ यहां पर y का मान लेते हैं कि रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह से जेड को मान लेते हैं, देखिए एल बी हो गया, बी एच हो गया, तो अब एच एल मान लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा, एक एक बात को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझते चलेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। क्लियर है? एक्स वाई जेड क्या मैंने माना, ये बात पहले दिमाग में सेट होना चाहिए कि 3 सतह है। मान लो सपोज करो कि ये जो बेस दिख रहा है ये लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, तो इसकी जो डायगोनल बना ये डायगोनल हमारा एक्स मान रहा है। इसी तरह से दूसरी एडजेसेंट सतह अगर मैं इसको मान लेता हूं तो ये देखिए ऊंचाई है, ये चौड़ाई है बी। इसी तरह से एच और एल मान लेंगे, एच और एल, ठीक है। इसी तरह से एच और एल मतलब सामने वाला, फ्रंट की बात कर लेंगे तो ये एच एल हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब आप क्या करिए, 2 सब में से कॉमन ले लीजिए। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 2 को डिवाइड मार देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
बटा 2। देखिए ये 2 आ गया डिवाइड में, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड अपनी मर्जी से रूट चला दूं, अपनी मर्जी से यहां भी रूट चला दूं, यहां भी रूट चला दूं, तो ये देखिए समझिए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? डायगोनल के। तो डायगोनल का एक फॉर्मूला मिल गया कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहां समझने का प्रयास करिएगा, ये जो 2 है यहां समझिएगा 2 रूट के अंदर है, अगर बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा। क्लियर है? तो एक विकर्ण का एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दे दिया कि विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। और ये जो 2 है रूट के अंदर है, अगर आप रूट के बाहर चाहते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में नीचे में बाहर में 4 लिखना पड़ेगा। तो ये अगर आपको डायगोनल से रिलेट करना हो, इनके तीनों अलग अलग सरफेस के विकर्ण की बात, अगर देखिए तीनों अलग अलग सतह के विकर्ण दिए थे एक्स वाई जेड, लेकिन पूरी अगर आपसे पूरी घनाभ की विकर्ण की बात किया जाए, पूरे क्यूबॉइडल सरफेस की अगर डायगोनल की बात की जाए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। और ये 2 है रूट के अंदर, अगर 4 आएगा तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इसी बात को थोड़े से और आगे हम इलोबरेट कर सकते हैं और आगे हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हम एक और निष्कर्ष पे पहुंचे जो कि और भी जरूरी है, वहां से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। पहले ये बताइए कि इतनी बातें सभी भाई को अच्छी तरह से समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि बातों को अच्छी तरह से समझ आ जाना। अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा, यहां से मैं देखूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर रख सकता हूं। तो यहां से 3 कंडीशन और बन रहे हैं। 3 कंडीशन क्या क्या बन रहा है कि अगर आपको बी स्क्वायर निकालना होगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहां से समझो, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। आपको मेरे प्यारे भाई इतना कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो रिजल्ट पे पहुंच रहा हूं उसको दिमाग में रख लीजिए। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इन सब को आपस में इंटू कर दीजिए। देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब को आपस में आप इंटू कर दीजिए। तो जैसे ही इंटू करेंगे, देखिए ध्यान से किस प्रकार से हमें याद रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब किन्हीं भी 2 को जोड़ना है और दोनों के स्क्वायर को जोड़ना है, जेड स्क्वायर को माइनस करना है। इसी तरह से फिर आप किसी भी 2 को जोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को जोड़िए, एक्स स्क्वायर को माइनस करिए। इसी तरह से आप देखिए जेड को माइनस कर लिए, एक्स को माइनस कर लिए, अब जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़िए, वाई स्क्वायर को माइनस करिए, अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन तीनों पे स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं एल इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर। तो बताइए ये बन जाएगा, हमें एल बी एच चाहिए, एल बी एच, एल बी एच को ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर ये जो स्क्वायर था रूट में आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हो गया फॉर्मूला। कब ये फॉर्मूला लगेगा? जब किसी भी घनाभ के तीनों लगातार एडजेसेंट फेस सरफेस के या सतह के अगर विकर्ण दिए हैं एक्स वाई जेड, तो उसका अगर आपका वॉल्यूम निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 अगर लगातार को हम लोगों ने स्क्वायर को योग कर लिया तो तीसरा का माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। 8 से आपको डिवाइड देना है, रूट के अंदर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
और ये कई बार पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे पूछा गया है, तो सिंपल रिजल्ट के तौर पे याद रखिए, बात बन जाएगा। तो इतनी बात हम लोगों को रिजल्ट और फॉर्मूले के तौर पे समझना है। बाकी इसके बाद जितनी भी बातें हैं हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए सब लोग कल से रेडी हो जाइएगा। क्यूबॉइड में जितनी भी बातें मुझे बताना था सब कुछ बता दिया हूं, और बाकी कल से आप लोगों को क्लासेस मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करना है और आप आनंद लेते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर लगा हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते चलिएगा, और इसी तरह की बातें डिस्कशन होती रहेंगी। बस जुड़े रहिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास प्रॉपर मटेरियल आपके पास मिलते रहे, और उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलते रहे। और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस सेशन का, इस चैनल के माध्यम से जितनी ऑथेंटिक बातें डिस्कस होती हैं उसको आनंद ले सकें, उसका यूज कर सके सही तरीके से। तो चलिए, लव यू टू ऑल, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।